नमस्ते। भारत में एक खास अदालत है जिसका एकमात्र काम है हमारे पर्यावरण की रक्षा करना। पर क्या वो अपना काम ठीक से कर पा रही है? हाल ही में एक जांच हुई है जो कुछ और ही कहानी बताती है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अकादमिक सवाल नहीं है। इसका जवाब ये तय करेगा कि हमारे आने वाले कल का पर्यावरण कैसा होगा, हमारी हवा और पानी की क्वालिटी कैसी होगी। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम सब एनजीटी भी कहते हैं, आखिर बनाया ही क्यों गया था। साल 2010 में एनजीटी एक्ट लाया गया और सोच ये थी कि एक ऐसी स्पेशल संस्था बनाई जाए जो पर्यावरण से जुड़े मामलों को फटाफट निपटाए और असरदार तरीके से न्याय दे सके। मतलब मकसद था एक ऐसी खास अदालत बनाने का जहां सिर्फ जज ही नहीं बल्कि पर्यावरण के एक्सपर्ट्स मतलब साइंस के विशेषज्ञ भी हों। आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल था कि पर्यावरण के जो मुश्किल मामले होते हैं ना, उन्हें सिर्फ कानून के नजरिए से नहीं बल्कि साइंस और फैक्ट्स के आधार पर भी देखा और सुलझाया जाए। और सच कहूं तो शुरू में एनजीटी ने काफी उम्मीदें भी जगाईं। जैसे कि रेत खनन के मामलों में इसने बड़े सख्त नियम लागू करवाए, नदियों में जो गंदगी जा रही थी उस पर भी तुरंत एक्शन लिया, और हाँ, एयर पोल्यूशन पर तो इसने डेटा के आधार पर ऐसे निर्देश दिए जिनका वाकई कुछ असर भी दिखा। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। हाल ही में एक अखबार ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो अब इस ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। और यह आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। जांच में पता चला कि 2020 से 2025 के बीच एनजीटी ने हर 5 में से 4 मामलों में फैसला प्रोजेक्ट बनाने वालों यानी डेवलपर्स के हक में सुनाया। 5 में से 4, ये एक ऐसा नंबर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हालांकि इस पर सरकार का भी अपना एक पक्ष है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का किसी के तरफ झुकाव होने से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक हर केस को उसके अपने मेरिट के आधार पर ही देखा गया है। तो ये कहानी का दूसरा पहलू है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये झुकाव सच में है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? जांच में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो एनजीटी की अपनी बनावट में ही कुछ कमियों की तरफ इशारा करती हैं। चलिए जरा इसे समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आसान भाषा में कहें तो जब फैसला देने वाले का कोई पुराना कनेक्शन उन लोगों से हो जिनके खिलाफ फैसला देना है, तो क्या वो फैसला पूरी तरह से अनबायस्ड हो सकता है? और ये आंकड़ा देखिए, ये उसी चिंता को और गहरा कर देता है। 2016 के बाद एनजीटी में जो 13 एक्सपर्ट मेंबर नियुक्त हुए, उनमें से 9, जी हाँ, 9 लोग पहले पर्यावरण मंत्रालय में ही बड़े पदों पर काम कर चुके थे। अब जरा सोचिए, अदालत को अक्सर सरकार की ही फैसलों को रिव्यू करना होता है, तो ये तो सीधा सीधा हितों के टकराव का मामला लगता है ना? ये जो आप देख रहे हैं, ये इस प्रॉब्लम की जड़ को दिखाता है। देखिए, कानून कहता है कि एनजीटी में जितने न्यायिक सदस्य यानी जज होंगे, उतने ही एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि एक्सपर्ट्स के पद या तो खाली पड़े रहते हैं या फिर जो हैं भी उनमें से ज्यादातर भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से आते हैं। मतलब एक्सपर्ट्स तो हैं पर उनमें वो डाइवर्सिटी, वो विविधता नहीं है। और यही तो असली मुद्दा है। आज पर्यावरण के जो मसले हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। उन्हें समझने के लिए सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस का अनुभव काफी नहीं है। हमें साइंटिस्ट चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए, इंजीनियर, अर्बन प्लानर, ऐसे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की जरूरत है। और एनजीटी में इन्हीं लोगों की भारी कमी है। और एक्सपर्ट्स की ये कमी हमें दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर देती है, क्लाइमेट चेंज। एनजीटी की ये जो अंदर की समस्याएं हैं ना, वो अब सिर्फ अंदर की नहीं रह गई हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती से निपटने की हमारी क्षमता पर ही सवाल उठा रही हैं। सच तो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पर्यावरण से जुड़े मुद्दे अब पहले जैसे नहीं रहे। ये बहुत ज्यादा जटिल हो गए हैं। अब मामला सिर्फ पेड़ लगाने या प्रदूषण रोकने तक का नहीं है। बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है। तो आज के समय में एक असरदार पर्यावरण अदालत को कैसा होना चाहिए? उसे आने वाले खतरों का सही अंदाजा लगाने में माहिर होना होगा। साथ ही क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने के लिए जो प्लानिंग करनी है, उसमें भी कुशल होना होगा।
और इन दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ही हाई लेवल की टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, जो शायद एनजीटी के पास अभी नहीं है। तो अब सवाल है कि आगे क्या? देखिए, ये जो जांच हुई है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है। ये एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है कि अब कुछ बड़ा करने का, कुछ सुधार करने का वक्त आ गया है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसका हल सिर्फ खाली पड़ी सीटों को भरने से नहीं होगा। ये कोई गिनती पूरी करने का खेल नहीं है। असली सवाल है कि जो लोग आ रहे हैं, उनकी काबिलियत क्या है, उनकी विशेषज्ञता में कितनी विविधता है। तो असली समाधान क्या है? असली समाधान है एनजीटी को सच में एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी बनाना। मतलब इसमें ऐसे एक्सपर्ट्स को लाना जो साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, इन सब की गहरी समझ रखते हों। तभी ये ट्राइब्यूनल आज की और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो पाएगा। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया बदल रही है, चुनौतियां बदल रही हैं, तो जाहिर है हमारे संस्थानों को भी बदलना होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि इस क्लाइमेट चेंज के दौर में अगर हमें सच में पर्यावरण का न्याय चाहिए, तो हमें असल में किस तरह की विशेषज्ञता की जरूरत है।